इस वक्त उत्तराखंड में सबकी निगाहें हैं केदारनाथ के उपचुनाव पर, क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर माना जा रहा है और ऐसे में दोनों ही बड़ी पार्टियों के नाक का सवाल भी बनता जा रहा है। लेकिन इसी उपचुनाव में जहां उक्रांद भी चुनावी मैदान में है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, जो दमखम वहां पर अपना रहे हैं, लेकिन समीकरणों को किस तरीके से वो भी बिगाड़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सरगर्मियां भी तेज है। सभी मेहमानों का स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ भाजपा से राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है, भाजपा के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल हैं। आशीष नौटियाल जी, आपका बहुत स्वागत है। यूकेडी से हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बिष्ट जी आपसे, राजेश बिष्ट जी, किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है केदारनाथ का उपचुनाव? की ओर है और निश्चित रूप से केदारनाथ के जो वोटर्स हैं उन्होंने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः उन्होंने जो दिवंगत हमारी शैला रानी रावत जी जो विधायक रही वहां पर उनके द्वारा किए गए कार्य थे, जो उनके द्वारा निरंतर केदारनाथ के लोगों को दी गई सौगातें थी, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो केदारनाथ के लिए अलग से स्नेह, या शैला रानी रावत जी के द्वारा जो लगातार प्रगति के कार्य वहां पे किए गए थे, जबकि वो जिस हालत में थी, जो बीमारी उनको थी, उस बीमारी के बावजूद जो लगातार क्षेत्र से जो उनको जुड़ाव था, वो अपने आप में लोगों के प्रति स्नेह और लोगों के प्रति विश्वास वाला कार्य करने वाली जो उनकी नीति थी, वो अपने आप में उनको एक बहुत बड़ी लीडर बना के इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा चुकी है। और मैं मानता हूं कि उनके परिवार से जो उनकी बेटी है, उन्होंने जैसे कांग्रेस ने वहां पे छल और प्रपंच करने का काम किया, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उनके घर पर जाकर जो उन्होंने एक मीडिया अटेंशन पाकर ये दिखाने का प्रयास किया कि उनकी सुपुत्री को कहीं ना कहीं पार्टी के साथ, संगठन के साथ कोई मतभेद है, वो उन्होंने साफ जिस तरह से चुनाव प्रचार में जोर लगा के दिखाया। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आशा नौटियाल जी जरूर यहाँ पे बहुत लंबे अंतर के साथ जीतेंगी और जो 2002 और 2007 में भारतीय जनता पार्टी की कमान उन्होंने यहाँ पे संभाली थी, उस कमान को वो जरूर आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से केदारनाथ की जनता शिक्षित, समझदार और सनातनी जो जनता है, वो ये मानती है कि उनके दिवंगत होने के बाद ये सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो जनता से सरोकार के काम है वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज तक इस प्रदेश के अंदर किसी भी विधानसभा को अगर आप उठा के देखते हैं तो इनके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा कभी नहीं किया गया। तो मैं मानता हूं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए या किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे बल देने के लिए जरूर केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, इस वक्त भाजपा कह रही है कि उनके पास सिंपैथी वोट भी है और जिस तरीके से वहां पर स्वर्गीय शैला रानी रावत ने काम किए, उसको भी देखते हुए जनता वोट करेगी और एक बड़े अंतराल के साथ जीतेगी। तो फिर आपके आरोपों का क्या? देखिए, अच्छी बात है। अति आत्मविश्वास जो होता है वही घातक होता है और हम तो चाहते हैं इनके अंदर ये आत्मविश्वास बना रहे कि ये जीत रहे हैं और इनका वैसे ही हाल हो जैसे इनका हाल बद्रीनाथ में हुआ, उसी प्रकार से इनका हाल हो, तो इनके लिए दुआ करते हैं। और देखिए, आप अगर इतना दम भर रहे हैं जीतने का, तो मेरे समझ नहीं आ रहा है दम किस चीज पर भर रहे हैं आप लोग। आपने ऐसा क्या करा केदारनाथ में कि आपको पूरा विश्वास है कि आप केदारनाथ का चुनाव जीतने वाले? आप केदारनाथ जैसे हमारे इतने बड़े मंदिर में, जो हमारा धाम है, उसके अंदर सोना चोरी करते हैं और उसके बाद भी विश्वास रखते हैं कि बाबा केदार आपको जिता लेंगे, तो क्या आपको विश्वास है? आप उसी केदारनाथ के अंदर से शिला उठाकर ले जाते हैं और दिल्ली में केदारनाथ धाम खोलने का प्रयास करते हैं और जब विरोध होता है तो कहते हैं नहीं हमने नहीं किया। तो बताएं, आपको कैसे विश्वास है अपने ऊपर? आपने एक काम ऐसा नहीं किया। वहां केदारनाथ के नाम पर आपने पैसों की बंदरबांट करी। क्या हाल बना रखा है केदारनाथ का? अभी हम लोग गए थे, हमारी यात्रा गई थी, तो हमने देखा वहां किस प्रकार से टॉयलेट्स है और टॉयलेट्स के अंदर इतनी गंदगी है कि कोई जा नहीं सकता वहां। तो इतने बुरे हाल कर रखे हैं केदारनाथ में। अभी कुछ समय पहले अभी जो आपदा आई थी, तो उसके बाद जो है इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, वो सबको कर लिया है, निकाल दिया गया है, रेस्क्यू हो गया। और उसके बाद देखा तो दुनिया भर की लाशें पड़ी मिली। तो और वहां पर आपने होटलर्स, जो होटल वाले भाई हैं, उनको नुकसान करा। आपकी इतनी अव्यवस्थाएं थी कि वहां आदमी नहीं है, वहां आप लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि केदारनाथ बताना। तो इस प्रकार से आपने हरकतें करी है, तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ने का काम किया है, वहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं
और जब वहां की जनता को नीचे लाने का कार्य चल रहा था तो आपके मंत्री जो है ऊपर जाकर केदारनाथ में उल्टे खड़े होकर अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। आखिर इतना आपका मनोबल बढ़ कैसे रहा है, ये बात समझ नहीं आती। उत्तराखंड के ऊपर आप अन्याय के ऊपर अन्याय किए जा रहे हैं। आज आप हमने देखा, आज आपने ऐसा कानून, ऐसा नियम भी निकाल दिया था कि एक बार जो है 24 घंटे खुलेगा। आप 24 घंटे दारू परोसने का काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। आप उत्तराखंड के अंदर जो है हर घर शराब की नीति लाने का काम कर रहे थे। बार बार नीतियां बनाते हैं, बार बार फिर उसको वापस लेते हैं। तो आपका काम क्या है? आपने पीछे जो कांवड़ यात्रा चली, किस तरह से आपने जो है आपसी मतभेद बढ़ाने का काम किया, किस तरह नफरत फैलाने का काम किया। तो आपको इतना विश्वास है क्यों? वहां महंगाई चरम पर है, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपने मंत्री घोटाले किए जा रहे हैं, और तब भी मनोबल अगर ऊंचा है तो निश्चित इनका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। और केदारनाथ की जनता इनको बता देगी कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है और किस प्रकार झूठ बोला जाता है। निश्चित इसका जवाब इनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं यूकेडी का पक्ष इस पर ले लेता हूं। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। बिष्ट जी, जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप एक क्षेत्रीय पार्टी और हर एक चुनाव में आप जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त पहाड़ी सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर यूकेडी का एक अच्छा ये माना जाता है कि लोग चाहते हैं कि एक विकल्प के रूप में आपके प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। क्या तैयारी आप लोगों की इन दो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने कहां पाते हैं खुद को? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से केदारनाथ का जो उपचुनाव वहां पर होने जा रहे हैं, इसमें मजबूती के साथ जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो कैंडिडेट हैं, हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी, उन्होंने जिस प्रकार से कोविड काल में केदारनाथ विधानसभा में निरंतर रूप से अपनी सेवाएं दी और जनता तक जो दवाइयां या अन्य जो मुख्य उपयोगी सामान है वो पहुंचाने का कार्य किया। तो जनता आप समझ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो किस प्रकार से अपने शब्दभेदी बाणों के द्वारा अपने कार्यों का बखान कर रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वे बीजेपी पे प्रहार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे बीजेपी की बात करें तो किस प्रकार से गर्भगृह से जो सोना चोरी वाला जो मामला था उसमें तीर्थ पुरोहित ने भी उसका विरोध किया था। इसके साथ साथ जो शीला है उसको भी बुराड़ी ले जाने का कार्य किया गया, और किस प्रकार से केदारनाथ की जनता और पूरे प्रदेश की भावनाओं को के साथ किस प्रकार से ठेस पहुंचाया गया, ये सामने आया। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो घोड़े खच्चर है उनमें कश्मीर या अन्य यूपी से लोगों को लेकर वहां पर उनको ठेका टेंडर दिया जाता है, और जो स्थानीय युवा है उन्हें कहीं ना कहीं इसमें अलग रखा जाता है, अलग कार्य से अलग थलग रखा जाता है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने भी वहां पर जो आपदा आई, आपदा में जो 2013 की आपदा आई तो उसमें उन्होंने अवसर तलाशा, और किस प्रकार से वहां पर जो राशि होती है उसमें भी उन्होंने बंदर बांट की गई, और जो तमाम जो उसके बाद आरटीआई में जो खबरें आई तो वो सबके सामने है कि किस प्रकार से स्कूटर में कितना लीटर तेल भरा गया, किस प्रकार से उन्होंने जो उसकी राशि थी, जो मुआवजा दिया जाना था उसमें 60% अपने जो पटवारी से लेकर ऊंचे जो मंत्री संतरी है सबको बांटा गया, उसके बाद 40% जो है रकम वो दी गई। तो निश्चित तौर पर मैं खुद 3 दिन वहां पर रह के आया हूं, तो मैंने देखा कि वहां पर किस प्रकार से स्मार्ट सिटी की बात आप देहरादून में करते हैं, स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, लेकिन किस प्रकार से जो आज हमारे सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं केदारनाथ की स्थिति आप देखेंगे तो बड़ी दयनीय स्थिति है। सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं। अगर आप देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से आज भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो घरों का बंटवारा हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर ये स्थिति देखेंगे तो ये एकदम प्रतिकूल है। तो निश्चित तौर पर जनता अब समझ चुकी है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया। अब समय आ चुका है कि राष्ट्रीय पार्टियों को अपने मत अधिकार के द्वारा उनको ये बताने का प्रयास करें कि उत्तराखंड के लिए जो असल यहाँ पर जो राज्य का भला कर सकता है तो उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ का क्षेत्रीय दल है। ठीक है प्रेम पंचोली जी, क्योंकि आपने अभी तक कई चुनाव देखे और उपचुनाव भी देखे हैं, हालांकि ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हुआ जब हम बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो रहा था तो विपक्षी पार्टी जीत गई, लेकिन यहाँ के समीकरण अलग थे। केदारनाथ के उपचुनाव को कैसा समझा जा सकता है अब, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे तमाम आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति भी तेज हो गई है। केदारनाथ की परिस्थिति अलग नहीं है। केदारनाथ की परिस्थिति वही है जो बद्रीनाथ की परिस्थिति है, क्योंकि धाम जो हमारे धार्मिक स्थल है ना, उनकी परिस्थिति उनकी सीक्वेंस एक जैसे होती है, वहाँ के लोगों की आस्था एक जैसे होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केदारनाथ की अलग परिस्थिति है, बद्रीनाथ की अलग परिस्थिति है। एक जैसे परिस्थिति है, क्योंकि वही
पहाड़ी लोग हमारे आजू बाजू रहते हैं। लेकिन मुझे प्रत्याशी को लेकर लगा था कि जिस तरीके से दल बदल के भी वही है। अच्छा। मैंने कई बार कहा है कि जब कांग्रेस के लोग सच कह रहे हैं और भाजपा के लोग भी सच कह रहे हैं, फिर झूठ किसने बोला? दोनों पार्टियां, माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है केदार बाबा की सौगंध खा खा करके कभी कभी घड़ियाले आंसू भी गिरा रहे हैं, और उधर जो है कांग्रेस के गणेश गोदियाल गंगा जल हाथ में लेकर के वो भी कसम खा रहे हैं। हाँ। तो फिर झूठ किसने बोला? मैं आपको बता दूं कि जनता ने सब कुछ देखा है। यदि इन्होंने झूठ बोला है तो आप देख लेना कि जिसने थोड़ा सच बोला होगा या सच बोला होगा उसके पक्ष में मतदान होगा। वो जीतेगा हारेगा वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन जिसने झूठ बोला होगा उसके विरोध में मतदान होने वाला है। पहली बात, क्योंकि इस दौरान जो चुनाव में एक शब्द बहुत ज्यादा उड़ेला जा रहा है राजनीतिक संगठनों की तरफ से कि हमने झूठ नहीं बोला, दूसरी पार्टी कह रही है हमने झूठ नहीं बोला। तो सच किसने बोला? कि हमने सच बोला। दूसरी पार्टी कह रही कि हमने सच बोला, तो फिर झूठ किसने बोला? ये जनता तो ये जनता पे निर्भर करता है। और अगर जैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जनता ने ये सब कुछ देखा है। जनता की नजरों से ओझल नहीं हो सकता, पब्लिक कह नहीं सकते एक्चुअली, और ये मतदान के तरह से वो कह देगी। और जब जो चुनाव जीतेगा वो हम सब लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि सच इसी ने बोला है। क्योंकि चुनाव तो एक ही आदमी जीतेगा ना। खेल के मैदान में भी जीतता भी एक ही खिलाड़ी जीतता है, एक पार्टी जीतती है, एक खेल का ग्रुप जीतता है। वही ये भी एक भी है हमारी एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है हमारे देश की कि यहाँ इतने लोग मैदान में आते हैं और फिर उसके बाद एक चुनाव जीता है तो सारे गिले शिकवे भी खत्म हो जाते हैं। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, इसको भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जिसने सच बोला, जिसपे ज्यादा वोट पड़ेंगे, जो चुनाव जीत करके आएगा, मुझे लगता है कि सच उसी ने बोला है। रही बात केदारनाथ विधानसभा की, केदारनाथ विधानसभा अन्य विधानसभाओं से अलग नहीं है। केदारनाथ धाम और पूरी केदारनाथ विधानसभा की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। इसलिए ये न माने हम लोग कि केदारनाथ में हमने अगर सब कुछ कर दिया है तो उसके बलबूते हम केदारनाथ से वोट बटोर पाएंगे, ये नहीं कह सकते हम लोग। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि केदारनाथ में कुछ नहीं हुआ है तो उनको वोट भी नहीं पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं एक पत्रकार के नाते हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम पत्रकारिता, जब हम फील्ड में रहते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि सब चाक चौबंद हो जानी चाहिए, जो समीचीन नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी चीज 100% नहीं होती है। स्वयं हम भी 100% नहीं होते, लिखते लिखते कई बार बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो परिपूर्ण तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ जो हुआ है उसका असर कितना हुआ, माना जो विकास के काम हुए हैं उसका असर कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुख्यमंत्री जी बहुत सक्रिय हुए केदारनाथ में, मतलब बहुत ही ज्यादा सक्रिय हुए। जो घोषणा हुई वो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन जो विकास के काम हुए हैं उसका असर कहां तक गया, सवाल उस बात का। अगर उसका असर जाए लोगों तक तो वोट तो जनता ने देना है ना। अगर उस विकास का असर आम व्यक्ति से प्रत्येक नागरिक तक जाए तो इसका मतलब वोट पड़ेंगे। अब आप देखेंगे, अगर मुख्यमंत्री ने इम्प्लीमेंट करवा दिया, घोषणा भी करवा दी, इम्प्लीमेंट भी करवा दिया और खुद बहुत सक्रिय वहां पर, लेकिन चुनाव में आम तौर पर जब चुनावी रणभूमि सस्ती है, वहां शीर्ष नेताओं की तरफ से चुनाव नहीं जीता जाता। ये बिल्कुल फैक्ट है। चुनाव हमेशा कार्यकर्ताओं के नाम से जीता जाता है। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता का मतलब होता है कि यूनाइटेड मेजोरिटी की तरफ जो कार्यकर्ता काम करेंगे। अगर कार्यकर्ताओं में भीतर घात का सवाल खड़ा हो जाएगा, कार्यकर्ताओं में टूटन दिखाई देगा, कार्यकर्ता एक दूसरे से मुंह फेर के रहेंगे, 36 में रहेंगे, 30 में आम मुंह अपना इधर उधर कर रखे, 36 वाली सीक्वेंस में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी दल हो सकता है, भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सो कॉल्ड दूसरी और पार्टियां हो सकती है। यदि उनके कार्यकर्ता 36 में हैं तो संकट उसी पार्टी पे आने वाला है जिस पार्टी के कार्यकर्ता 36 में काम करेंगे। उनको 63 में आना पड़ेगा। ये 36 को 63 में, यानी कि आमने सामने बात करके आना पड़ेगा। और जब संवाद उनका होगा, वो यूनाइटेड रूप में मेजोरिटी के तरीके से वो काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस पार्टी की जीत होगी। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो भी चुनाव हारा वो वही पार्टी चुनाव हारी है जिस पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है। विकास के आप काम कितने कर दो, लेकिन
अगर आप यूनाइटेड उस काम का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उसको बताएंगे लोगों को, अब 10 मुंह में 10 बातें आएगी। शीर्ष नेता ने तो काम करवा दिया, इंप्लीमेंट करा दिया, अपने आप चले गए, लेकिन 10 मुंह उसके बाद जो कार्यकर्ता उस काम के बारे में बखान करते हैं ना, तो वो अगर वो मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं होगा तो मुझे लगता है कि चुनाव कमजोर, उस पार्टी के लिए चुनाव कमजोर कड़ी हो सकती है, चुनाव जीतना। बिल्कुल, बहुत ये महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे उसकी जीत सुनिश्चित होती है। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। केदारनाथ उपचुनाव की जो मतदान की तारीख है वो बहुत नजदीक है, यानी 20 तारीख को, और 23 तारीख को नतीजे हम सबके सामने होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं आप। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ के उपचुनाव के रण की, जहां पर तारीख नजदीक आ गई है और आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति तेज हो गई है। लेकिन बाबा केदार और केदारनाथ की जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार बीर जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश बीर जी, जिस तरीके से कांग्रेस भी ये कह रही थी कि तमाम जो आरोप हैं, और मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव खासतौर पर बाबा केदार के धाम के ही आसपास उन आरोपों की राजनीति पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय मुद्दे ना तो भाजपा कुछ कह रही है और ना ही कांग्रेस कुछ कह रही है। देखिए रवि जी, मैं आपको इसमें बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपके इस देश के अंदर बहुत अधिक संख्या में व्यूवर्स हैं, और खास तौर पे जब मैं केदारनाथ की बात करता हूं, बाबा केदार की बात मैं करता हूं, और मैं धार्मिक रूप से बाबा भोलेनाथ का मन से अगर मैं कहूं तो मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूं। उनको मन से मानता हूं कि बाबा भोलेनाथ हमारे इस केदारनाथ में जिस तरह से वहां पे प्रकट हुए थे, जिस तरह से वो वहां पे स्थापित हैं, वो वहां की जनता को अवश्य सद्बुद्धि देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले विगत वर्षों में अगर हम देखकर चले, और मैं अभी सितंबर की अगर आपसे बात करूं तो 615 करोड़ की केंद्र के द्वारा केदारनाथ धाम के लिए जो मुख्य व्यवस्थाएं बनाई गई है, चाहे उसमें पेयजल की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, बड़ी बिजली की आपूर्तियों की बात हो, या तमाम ऐसी परियोजनाएं जिससे केदारनाथ धाम में आने वाले न श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो, न स्थानीय निवासियों को परेशानी हो, न पंडा पुरोहितों को परेशानी हो, न वहां के टूरिज्म में किसी तरह का कोई प्रभाव पड़े, उन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ऐसा नहीं है कि उपचुनाव के समय पे सारे परियोजनाओं के या किसी तरह के जो घोषणाएं हैं या किसी तरह के जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा केदारनाथ के लिए आ रहा है वो एकाएक आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय के अंदर जब हम उत्तराखंड को देखते हैं तो इसका एक अलग स्वरूप आ गया है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि केदारनाथ की तो जो जनता है, जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, जो झूठे आरोप लगाने वाले लोग हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विगत 7.5 वर्षों में किए हुए कार्य हैं उस पर मोहर लगाने के बाद करीब 31 लाख वोटर्स ने, अगर मैं कहूं 45 से 46% वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को जो दूसरा मौका दिया, उसके पीछे कोई तो कारण होंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं, अन्य राज्यों में मौका दे रहे हैं, केंद्र में मौका दे रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अब ये 615 करोड़ का परियोजनाओं के लिए जो पैसा केंद्र के द्वारा आया है, इससे केदारनाथ का ही स्वर्णिम विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की विपदा आए, आपदा आए, अतिवृष्टि आए, उस सबसे बचा जा सके। और अगर विपक्ष झूठे आरोप लगा के लोगों को भ्रम में डाल के ये सोच रहा है कि ये चुनाव में हम कहीं अच्छे वोट ले आएंगे, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस समय इनके लिए चुनौती बहुत जटिल है। ये कहीं पर भी जनता के बीच में विश्वास वाली स्थिति में नहीं है। जो केदारनाथ की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती हुई आई है, और विगत चुनावों के अगर हम नतीजे देखें तो भारतीय जनता पार्टी की महिला जो भी इसमें विधायक प्रत्याशी रही है, उनको वहां की क्षेत्रीय जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और अभी 2 दिन शेष रह गए, 2 दिन बाद 20 तारीख को चुनाव होने। केदारनाथ की जनता वाकई मुख्यमंत्री जी के निवेदन पे, आशा नौटियाल जी के निवेदन पे और दिवंगत शैला रानी रावत जी की पुण्य आत्मा के अगर मैं कहूं कि उनको श्रद्धांजलि रूप में अगर देने के लिए वोट करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही आगे उनकी पहली प्राथमिकता पे रखा जाएगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। ठीक है। अच्छा आशीष नौटियाल जी, आज खुद बात भी सामने आई जहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब मनोज रावत यहां पर विधायक थे, जो कि इस वक्त आपके प्रत्याशी हैं, कि 6 करोड़ का जो फंड था, जो विधायक निधि थी, उसको वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री रहा तो उस वक्त
मेरे पास वो नहीं आए। इससे पहले बात करें तो त्रिवेंद्र जी के साथ भी यही रहा, तीरथ जी के साथ भी यही रहा कि विकास कार्यों को लेकर नहीं पहुंचे। ऐसे विधायक क्यों चुने, ऐसा आरोप भाजपा लगा रही है। देखिए चतुरा जी, भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है। अभी इन्होंने बताया कि जनता सद्बुद्धि दे, मैं सुन नहीं पाया किसको सद्बुद्धि देने की बात करी थी। उन्होंने तो यही कहा कि जनता को दे, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। अच्छा, जनता को सद्बुद्धि दे, वहां की जनता को दुर्बुद्धि आ गई, इसका मतलब ये बोल रहे हैं। नहीं, उनका वहां की तात्पर्य ये था कि दिमाग नहीं है ना, तो उनको सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं। सद्बुद्धि दे तो बीजेपी को वोट दें, है ना, सद्बुद्धि ना हो तो कांग्रेस को। मतलब किस तरह की बात करते हैं। देखिए, आप इनकी विचारधारा को समझ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो जनता की जो बुद्धि है उसको गलत समझती है, कह रही है सद्बुद्धि दे और भाजपा को वोट दे। अब ये बता रहे थे कम की भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं लोग, तो भाजपा को वोट तो इसलिए दे रहे थे कि भाजपा ने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आके जो है डबल इंजन मिलेगा, तो काला धन भी आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, बुलेट ट्रेन बनेंगी, है ना, गुजरात मॉडल बनेगा। कई बातें बताई। पहली बार का 5 साल अभी 9 सीखे आए, 5 साल मौका और दे दो। तो इन्होंने झूठ जो फैलाने का काम किया तो जनता ने इनको वोट दिया। अब जनता को क्या पता था कि हमें वोट देंगे और ये मंदिर का सोना चुरा लेंगे। जनता तो अब देख पाई ना कि देखिए चोर लोग हैं, ये मंदिर से सोना चुराने वाले हैं, ये युवाओं को लाठी मारने वाले लोग हैं। उपनल कर्मियों को देखो, उपनल कर्मी समान वेतन की मांग कर रहा है। उपनल कर्मी लगा हुआ है और कोर्ट से भी जीत चुके हैं, लेकिन ये अपने ही बच्चों के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं, इन्हें समान वेतन नहीं मिलना चाहिए, इनका कोई इनका सही नहीं होना चाहिए। हम अपने जो व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर पैसा खाएंगे और दूसरे को बैठाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पर एक बात और कह दूं नौटियाल जी, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि उपनल जो कर्मचारी उन्होंने केदारनाथ में समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, ये तो मैं कहता हूँ, ये तो बोल सकते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने जब जो है युवा हड़ताल कर रहे थे तो झूठ मूठ में 4-5 युवाओं को लेके आए और गुलदस्ता अपने हाथ में अपना पकड़ा दिया और कह रहे देखो उन्होंने हड़ताल तोड़ दी, जबकि उन्होंने कहा हमारा तो कोई आदमी इनसे मिला ही नहीं। तो ये कुछ भी स्तर तक जा सकते हैं राजनीतिक ले। मंगलौर के अंदर हमने देखा कि उत्तराखंड के अंदर गोलियां चलाने का काम किया और इन्होंने बूथ कैप्चर करने का काम किया, जो हम शायद पिक्चरों में ही देखते थे, वो इन्होंने उत्तराखंड के अंदर करा। उत्तराखंड के अंदर पहली बार हमने सुना कि बूथ भी कैप्चर होते हैं। वहां पे गोलियां चला दी, डंडे चला दिए, पत्थर चला दिए। बताएं, उसके बाद जांच नहीं हो रही है। अभी केदारनाथ के अंदर सारी गाड़ियां मऊ की आ रखी है, बाहर की आ रखी है। केदारनाथ की जनता मुख्यमंत्री से परेशान है, वो कह रही है मुख्यमंत्री को आने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री इतने परेशान है। तो मुख्यमंत्री जी हो, ये दिखावे की राजनीति करने वाले लोग हैं, जनता को ठग रहे हैं और सिर्फ जनता को नहीं भगवान को भी ठगने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग हैं, तो इनका कहां से भला होगा और किस आधार पर सोच सकते हैं कि जनता इनको वोट देगी। देखिए, जनता उसको वोट देगी जो विकास की काम करेगा। आप बताएंगे विकास के काम कर रहे हैं कि विनाश के काम कर रहे हैं। आप ऑल वेदर रोड के नाम पर वोट मांगते हैं और आपने सीजन में सुना होगा ऑल वेदर रोड जो है 250 सड़कें टूटी मिली, 400 सड़कें टूटी मिली, जगह जगह सड़कें गिर रही। आप उस नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, झूठ और छलावे की राजनीति ये लोग करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब तक इनकी बातों को समझ चुकी होगी। डबल इंजन को देख लिया है, किस प्रकार का डबल इंजन है, अपने लिए इनके पास पैसा है। उत्तराखंड के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ाने का इन लोगों ने काम किया। आज बताएं, उत्तराखंड कर्जदार बन रहा है, उत्तराखंड का हर बच्चा कर्जदार है। वो सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण। आप तनख्वाह देने के लिए आप पे पैसा नहीं है, आप पे पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपको जो है भ्रष्टाचार करने के लिए पूरा पैसा है। मंत्री गणेश जोशी के ऊपर जो बिजनेस इजाजत मांग रही है कि हम जांच करना चाहते हैं, तो ये जांच करने के लिए अपनी संतुष्टि नहीं दे रहे हैं। तो आप बताएं किस प्रकार का काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। क्या जनता नहीं देख रही होगी कि वो आपका मंत्री है तो आप उसे बचाएंगे, और अगर दूसरा है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, चाहे उसे आरोप नहीं कुछ नहीं भी किया तो। जनता सब देख रही है, समझ रही है, और जनता को बहुत लंबे समय तक आप गुमराह नहीं कर सकते। देखिए, गुमराह निश्चित आपने किया, और मेरे ख्याल से आज 11-10 हजार से ऊपर हो चुके गुमराह करते करते प्रधानमंत्री जी को। और अभी बता रहे थे प्रधानमंत्री जी का जो है विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ। तो एक ऐसा गांव, ऐसा राज्य भी बता दें जिसका प्रधानमंत्री जी के नजर में कम लगाव है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां प्रधानमंत्री जी का कोई लगाव नहीं है? ये कहा कि प्रधानमंत्री कम लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार केदारनाथ धाम आए,
इससे उनका विशेष लगाव झलकता है। उन्होंने केदारनाथ की धरती से कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, इसलिए लगाव झलकता है। तो आप लोगों को क्यों नहीं लगता कि ये लगाव है? उन्होंने ये भी कहा कि आपके प्रधानमंत्री कितनी बार आए केदारनाथ, ये आप भी बता दीजिए कितनी बार आए। जो आदमी अपनी फोटो को बड़ी और भगवान की फोटो को छोटी कर सकता है, जो गुफा का नाम ऋषि की गुफा का नाम बदल कर मोदी गुफा उसका नाम रख सकता है, वो तो केदारनाथ मंदिर का नाम वो मोदी मंदिर रख देगा। लोग हैं और भगवान को छाने का मैं कहना लोगों को यात्रा के रूप में और भी उस स्थल को प्रभावित करने का काम करते हैं। ये वो उस तरह के लोग हैं। ये जिस प्रकार से सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं, ये जिस तरह से धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, निश्चित रूप से केदारनाथ की जनता इसका जवाब 20 तारीख को देने वाली है। और ये किसी भ्रम में न रहे, ये किसी भी तरीके से सनातनियों का जब मजाक उड़ाएंगे तो जनता उठ के जवाब देगी। और ये 100 का आंकड़ा जिस तरह से केंद्र में नहीं छू पाए, 20 का आंकड़ा प्रदेश में नहीं छू पाए, वही हाल इनका केदारनाथ के अंदर होने वाला है। मैं विश्वास के साथ आपको कहने वाला हूं ये बात। ठीक है, यूकेडी का पक्ष लेता हूं। पेंथुआ जी, मुझे उम्मीद है कि जनता वैसे ही जवाब देगी जैसे बद्रीनाथ में जवाब दिया था, इसी प्रकार से केदारनाथ में भी जवाब देगी। ठीक है, इस प्रकार अयोध्या में जवाब दिया था। ठीक है नौटियाल जी, आते नौटियाल जी उसी पर आते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राजेश मिश्र जी के शब्दों में बार बार सनातन शब्द सुन रहा था, तो इसके लिए हमें आपको कोई इसका साक्ष्य नहीं देने पड़ेंगे। उत्तराखंड की जो भूमि है ये वास्तव में देवभूमि है और यहाँ की जो जनता है ये शैव क्षेत्र आता है हमारा। तो निश्चित तौर पे इससे बाहर निकलकर हमें राज्य का मूलभूत जो मुद्दे हैं उनकी बात करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा जो तीसरा दशक होगा वो युवाओं का दशक होगा उत्तराखंड के, लेकिन उत्तराखंड के युवा तो सड़कों पर पिट रहे हैं, अपनी मांग को लेकर, अपने रोजगार को लेकर सड़कों पर पिट रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमें सनातन से आप अब जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं, आपको कार्य करने पड़ेंगे, कार्य दिखाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ केदारनाथ की बात करें तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो नदियां हैं, कभी मंदाकिनी का जो जल स्तर होता था वो काफी ऊपर होता था, उसमें ऊपर ही आपने जहां उसका मुहाना है वहीं से शुरुआत करके आपने उधर बांध बना दिए और जो पानी आज वो कहीं नाले की तरह जो मंदाकिनी नदी है वो बह रही है। तो निश्चित तौर पे ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि मंदाकिनी नदी आती है, अलकनंदन नदी आती है, इधर से हमारी भागीरथी नदी आती है, गंगा मिलकर पता नहीं कितनों जब बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं तो तब तक पता नहीं पूरे देश को सिंचते हुए जाती है, पानी पिलाते हुए जाती है। लेकिन आपने मुहाने से ही उसको आपने बंद कर दिया, आपने पानी को रोक दिया। तो निश्चित तौर पे एक तो ये वाला मुद्दा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से सड़कों के जो हाल हैं, आपने ऑल वेदर रोड की बात कही, तो निश्चित तौर पे अभी जिस प्रकार से जो सड़कों के हाल हुए कि बरसात का मौसम आया तो हमारे पहाड़ की वास्तविकता फिर झलक गई, यात्राएं कई बार बंद करनी पड़ी, किस प्रकार से हादसे का शिकार हुए। तो इस प्रकार के बड़े बड़े जो घोटाले हैं उसमें ऊंचे अधिकारी से लेके जितने ऊंचे सेंटर के मंत्री हैं सभी में जो बंदर बांटी हुई है सभी के सामने है। इसके साथ साथ हमारे गणेश जोशी जी का मैं देख रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं ने उन्हें ललकारा भी, जब वे वहां पर प्रचार में थे तो सैन्य धाम घोटाले की बात उन्होंने कही, कृषि घोटाले की उन्होंने 600 करोड़ से ऊपर का जो बावेजा उसके निदेशक है उसको उसके बाद हटाना पड़ा, तो उसकी बात हमने युवाओं ने कही। एक तरफ तो हमारा जो पहाड़ी माल्टा है उसको आप उचित दाम नहीं दे पाते हैं, अगर किसी प्रदर्शनी में अगर पहाड़ी माल्टा आता है तो उसको उचित दाम नहीं मिल पाता है, और दूसरी तरफ जो कीवी या बाहरी जो कीनू आता है उसका प्रचार करते हो, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड के जो अन्य उत्पाद हैं उसका भी आपने कहीं ना कहीं आप उसकी तौहीन आप लोग करते हैं, मंडियों में उसको उचित स्थान नहीं मिल पाता, उचित दाम नहीं मिल पाते। तो इससे हमारे जो किसान हैं, पहाड़ के किसान हैं, उनको भी आप अनदेखा करते हैं, वो भी निराश होते हैं। इसके साथ साथ मैं कांग्रेस की भी बात कहूंगा कि जिस प्रकार से उनके द्वारा आज हरीश रावत जी जा रहे हैं
वे कभी देहरादून में बैठ जाते हैं, कभी मौन व्रत करते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं। अगर वे कभी, मैंने उनको आज तक गुलदार पहाड़ में, आप देखिए, चाहे केदारनाथ विधानसभा की बात करूं या पहाड़ के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हमारी माताएं, हमारे कई जो बच्चे हैं पहाड़ों के, वे गुलदार का शिकार हो जाते हैं। इसमें आज तक मैंने किसी मंत्री को, किसी विधायक को बोलते हुए नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, मुझे तो लगता है कि अभी बीजेपी और कांग्रेस के विधायक वहां पर है और साथ में उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी वही है। तो साथ में पहाड़ के मुद्दों को लेकर इन्हें वहां पर कैबिनेट बैठक भी करनी चाहिए साथ में, ताकि पहाड़ के असल मुद्दे इन्हें अब तो दिखें। क्योंकि जब गैरसैंण में विधानसभा चलती है, वहां पर मीटिंग चलती है, तो ये वहां पर 2 दिन नहीं ठहरते। कभी इन्हें ठंड लग जाती है, कभी इन्हें गर्मी हो जाती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वोट मांगने के लिए ये जनता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और हाथ जोड़कर वहां पर बैठे हैं, वो गांव गांव घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन्हें गांव की जो समस्याएं हैं वो दिख रहे होंगे कि पहाड़ों में जो आम जनमानस का जो जीवन है वो कितना जटिल है। मैं कई गांवों में गया, मैंने वहां पर देखा कि जो घर है उनके, वे अपने घर दिखा रहे हैं कि हमारा घर टूट चुका है, हमने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उससे हमने अप्लाई किया, लेकिन हमें अभी तक भी जो हालत है वो जस की तस है। इसी प्रकार से जब हम आगे गए, सड़कों का हाल देखा, तो कोई कह रहा कि ठेकेदार देश में इतने पैसे खा लिए। जब हमने सड़कों के हालात देखे, जो सड़क कटिंग का काम है, तो उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो सर्वे है, मुझे तो धन्य है ऐसे ठेकेदार जिन्होंने कि पहाड़ में, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, जब तोता घाटी को रांगड़ जी काट सकते हैं और तमाम जो हमारे विषम परिस्थितियों में सड़कें जा सकती है, तो अब जिस प्रकार की टेक्नोलॉजिकली जो मशीनें आई हैं, उसके पश्चात भी अगर हमारे पहाड़ों में ऐसे हालात हैं, तो निश्चित तौर पे 40% जो ऊपर से नीचे तक जो पहले कमीशन जाते हैं, वो चीजें वहां पर दिख रही हैं। साथ ही साथ जो युवा हैं, युवा आज वास्तव में रोजगार के लिए बहुत तरस रहे हैं। पहाड़ों के हालत बहुत बद से बदतर राष्ट्रीय पार्टियों ने कर दिए हैं। केदारनाथ में किस प्रकार से आप देख लीजिए, बाहरी जो आते हैं, बाहरी लोगों को वहां पर लगातार टेंट स्वीकृत किए जाते हैं और उसमें सारे कोई ठेकेदार, किसी को बना, जो बाहरी ठेकेदार है उसको पूरा उसका ठेका दिया जाता है, और जो हमारे पहाड़ के युवा है उनको कहीं ना कहीं उनकी तौहीन किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में पहला अधिकार 70% अधिकार वहां के लोगों को मिलता है, तो मेरा मानना है कि केदारनाथ वाली विधानसभा में पहला अधिकार केदारनाथ के लोगों को मिले, केदारनाथ के युवाओं को मिले, चाहे वो टेंट का हो, घोड़े खच्चर का हो, कोई भी कार्य हो। बाकी अन्य जिलों को उसके बाद देखा जाए। तो निश्चित तौर पे बीजेपी कांग्रेस के द्वारा जो जिस प्रकार से जो छलावा जनता के साथ किया गया, नमामि प्रोजेक्ट, नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है, उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन आप देख लीजिए कि जो सेफ्टी वॉल है उसमें किस प्रकार से कार्य किया गया। तो जनता समझ चुकी है और निश्चित तौर पे अब उत्तराखंड क्रांति दल को भारी मतों से विजय बनाएगी, ऐसा हम पूर्ण आश्वस्त हैं। और इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार से वहां पर जो स्थिति, शराब एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हम घरों में गए तो जो आम महिलाएं थी, पहाड़ों की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मुखिया हैं, उनका एक ही बात है कि हमें तो राष्ट्रीय पार्टियों ने जो हमारे बेटे कहाँ हैं प्रचार में जा रखे, और उसके बाद शाम को सेट होके आ रहे हैं, पी के आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार से अगर आपको वोट कमाना है तो आप वोट लीजिए, लेकिन आप पहाड़ को किस ओर धकेल रहे हैं, इसको जनता को देखना होगा और जनता को निश्चय करना होगा कि आपके वोट की कीमत क्या एक शराब की बोतल है या आपको सच्चे मायनों में विकास चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। मैं अब अन्य मेहमानों के पास जाता हूं, लेकिन यहां पर बीकेटीसी के अध्यक्ष अधीरेन्द्र अजय ने भी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसको सब सुन लेते हैं। विगत दिवस कांग्रेस के नेता गणेश गोटियाल जी रुद्रप्रयाग में संगम पर एक विचित्र और हास्यास्पद नाटक करते हुए दिखे। उस नाटक में उन्होंने हाथ पे जल लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, अनर्गल बयानबाजी करी, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश सरकार का अंग होने के नाते मेरे द्वारा गणेश गोटियाल जी के आरोपों को लेकर के, उनके आरोपों को लेकर के जो तथ्य हैं, वास्तविकता है, जो उनका दुष्प्रचार है, गणेश गोटियाल जी ने किन परिस्थितियों में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मनोदशा के साथ में ये बयानबाजी करी, आरोप प्रत्यारोप किए, उसको लेकर के एक वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया गया था मीडिया के माध्यम से। गोटियाल जी मेरे वक्तव्य के पश्चात काफी विचलित नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी किया, एक पोस्ट की, जिसमें कि वो भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन करते हुए दिखे और उन्होंने मेरे वक्तव्य को मुख्यमंत्री की चाकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया।
मैं गणेश गोटियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में चाकरी और परिक्रमा जैसे शब्द सम्मिलित नहीं है। ये कांग्रेस की परिपाटी है कि वहां वरिष्ठ नेताओं की चाकरी की जाती है, परिक्रमा की जाती है, तभी वहां पर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये गोटियाल जी का दोष नहीं है कि उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वो दूसरे परिवेश को भी ऐसा ही समझता है, तो वो सोचता है कि दूसरी जगह भी ऐसे ही होता होगा, तो इसलिए इसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने अपने परिवेश के अनुरूप इस शब्द का इस्तेमाल करा। उन्होंने मुझ पर यह भी, मेरे बारे में यह भी टिप्पणी करी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं गणेश गोटियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि ये चिंता आप मत करिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व तो इस बात की चिंता करेगा। और मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा उनको कि मेरे द्वारा केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी नहीं प्रस्तुत की गई थी, और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को पूर्व में ही अवगत करा चुका था कि मैं केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के मेरी कोई दावेदारी नहीं है। इसके अलावा गणेश गोटियाल जी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो स्वर्ण मंडित कराया गया उसको लेकर के फिर चर्चा करी। उनके पास मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने उस बात को फिर से उठाने का दुष्प्रयास किया। गणेश गोटियाल जी, हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, और जितने भी तथ्य हैं केदारनाथ मंदिर में स्वर्ण मंडित कराने को लेकर, जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, सब कुछ मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रख चुके हैं। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हो, मीडिया पर नजर रखते हो, तो आपको ये अवगत होना चाहिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें मंदिर समिति की किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है, नहीं प्रदेश सरकार की इसमें कोई भूमिका रही है। एक दानी दाता ने अपनी पावन पवित्र भावना का प्रकटीकरण किया और उन्होंने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की इच्छा जताई थी। इसके लिए प्रदेश सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी, और दानी दाता ने अपने स्तर से, अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वर्ण मंडित कराने का कार्य संपादित कराया था। और इसमें जो स्वर्ण की मात्रा है वो 23 किलो है, और उसमें 1000 किलोग्राम की कॉपर की प्लेटें लगी हुई है। गोटियाल जी, अगर मुझे लगता है कि वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो जहां भी, जिस भी मंदिर में स्वर्ण मंडित कराया जाता है, ये कार्य संपादित कराया जाता है, तो उसकी तकनीक, उसकी प्रक्रिया एक ही है देश के सारे मंदिरों में, चाहे वो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं, स्वर्ण मंदिर से लेकर तिरुपति बालाजी से लेकर काशी विश्वनाथ जी से लेकर राम मंदिर से लेकर सोमनाथ से लेकर सिद्धि विनायक से लेकर जितने भी मंदिर है, जहां भी स्वर्ण मंडित कार्य कराया गया है, एक ही तकनीक के साथ में कराया गया है। जो स्वर्ण मंडित कराया जाता है वो कॉपर की प्लेट पर डिजाइन तैयार करके उस पर सोने की वर्क चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। केवल सोने और सोने की ही प्लेट नहीं होती है, और इसी प्रक्रिया के साथ में सारे मंदिरों में ये प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत कार्य संपादित कराए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत केदारनाथ में भी कराया गया। 1000 किलोग्राम कॉपर की प्लेटों पर 23 किलोग्राम सोना लगाया गया। आपने सवाल उठाया कि 23 किलोग्राम सोने को 17-18 घोड़ों में कैसे ले जाया गया। आदरणीय गोटियाल जी, 23 किलोग्राम सोना 1000 किलोग्राम कॉपर की प्लेटों पर लगाया गया, चढ़ाया गया है। 1000 किलोग्राम कॉपर की प्लेटों को ले जाने के लिए, और उस पर 23 किलोग्राम जो सोना लगाया है, उनको ले जाने के लिए 17-18 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है। और उनको पूर्ण पुलिस सुरक्षा, प्रदेश सरकार ने पूर्ण पुलिस सुरक्षा के साथ में केदारनाथ धाम में पहुंचाया। वहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया, पूर्ण पुलिस सुरक्षा के साथ में ही वहां पर सारा कार्य संपादित कराया गया है। कैमरों के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उसकी निगरानी की गई है। और क्या आपको 23 किलोग्राम सोना तब लगता है क्या कि जिसके लिए हमने वहां पर केदारनाथ धाम में जब कपाट बंद होते हैं तो वहां पर आईटीबीपी तैनात करने की अगर मैंने मांग करी, तो क्या ये कम लगता है आपको कि 23 किलोग्राम सोने कम होता है, उसकी सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसके प्रति हम कोई लापरवाही बरतें? क्योंकि वहां पर वर्तमान में मास्टर प्लान के तहत में भी कार्य चल रहे हैं, तमाम तरीके की वहां पर आवाजाही रहती है। इस कारण से हमने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए वहां पर आईटीबीपी की तैनाती के लिए मैंने मांग की थी, और जिसके लिए प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी उसके लिए सहमति प्रदान करी, और वहां पर
आईटीबीपी की तैनाती की है, हमने सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया। तो इसलिए तथ्यों से अवगत होइए, आप पहले जानकारी प्राप्त करिए और उसके पश्चात ही बयानबाजी कीजिए। और लोगों को फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम जो हमारे पवित्र पावन धाम है, जिनके प्रति लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा है, विश्वास है, उन धामों को मत बदनाम करिए। इससे गलत संदेश जाता है। आप धाम के महत्ता को, उसकी धार्मिक महत्ता को, उसकी मान्यताओं को, परंपराओं को भी आघात पहुंचाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति यही रही है। उसने हिंदुओं के मान बिंदु, संस्कृति, परंपराओं के तो बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय का ये बयान आपने सुना। केदारनाथ में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अभी आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति है उस पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, उनको स्पष्टता की जा रही है। मैं अब क्योंकि वक्त कम बच गया है, ऐसे में शॉर्ट में कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले प्रेम पंचोली जी पर जा रहा हूं। सर, शॉर्ट में बता दीजिएगा फाइनल कॉमेंट आप। मैं तो इस बात में खुश हूँ कि इस बार के जो चुनाव है, सीधा प्रत्याशी 1 to 1 व्यक्तियों से मिल रहा है, गांव में जा रहा है, गांव में प्रत्येक परिवार में जा रहा है, जहां तक उनकी कोशिश होती है। ये इस बार के चुनाव में कुछ साल पहले से भी ये कल्चर हमारे उत्तराखंड में आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि जो प्रत्याशी गांव नहीं पहुंच सकता है, वो उस गांव में कमजोर रहता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी स्वस्थ परंपरा, लोकतांत्रिक की स्वस्थ परंपरा दिखाई दे रही है। और जहां तक इस बार केदारनाथ के चुनाव का मामला है, ये बिल्कुल दोनों पार्टियों का नाक का सवाल है। एक पार्टी अगर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है, दूसरी पार्टी सफाई देने में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरत रही है। अभी आपने अजय अजेंद्र जी को सुना है, उन्होंने एक एक करके चीजों को समझाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट होने। उसके बाद कोई बयानबाजी मुझे नहीं लगता कि झूठ और सच की बयानबाजी चुनाव के बाद होगी, क्योंकि इस चुनाव में जनता क्लियर कर देगी कि झूठ किसने बोला। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त स्वर्ण मंडित वाला, उस पर जवाब आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह घबरा चुकी है। इनके सारे नेता बोल रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की, और अब लास्ट में इन्होंने राजेंद्र अजय जी से बुलवाने का काम किया कि हम चोर नहीं है। लेकिन देखिए, चोर तो पहले ही पता लग गया था, क्योंकि वहां की जनता जब लोग जा रहे हैं तो वहां की जनता कह रही है तुम सोना चोर हो। तो इसलिए इन्होंने इस तरह वीडियो बनाया। ये राजेंद्र अजय जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा था कि 250 किलो सोना एक दिल्ली का व्यापारी चढ़ाना चाहते हैं केदारनाथ मंदिर में। उसके बाद इन्होंने परमिशन मांगी और वो सोना चढ़ाने का इन्होंने दावा किया कि सोना चढ़ चुका है। जो इनका या तो पहले झूठ था या अब झूठ है, या अब चोरी है या पहले झूठ है, इसको इन्हें बताना होगा कि पहले हमने झूठ बोला था, हम झूठे हैं। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी इस बात को लेकर कि हम झूठ बोलते हैं। और जनता, मैं भी एक बात और बताना चाहूंगा, अभी हमारे भाई बीसी बैठे हैं और उन्होंने बोला था कि कांग्रेस वहां पे नहीं गई थी राम मंदिर में, तो वहां शंकराचार्य नहीं गए थे। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शंकराचार्य जरूर थे, हम शंकराचार्य के पीछे खड़े थे, लेकिन आप शंकराचार्य के आगे ठीक है, झूठ बनाने का काम कर रहे हैं आप लोगों को। और ये सनातन की परिभाषा बता रहे हैं, सनातनी होते जो सोना चोरी करते हैं वो सनातनी होते। को वक्फ बोर्ड को बांटने का काम किया, हमारे देश के लोगों का पैसे को बांट के वक्फ बोर्ड को देने का काम किया। वो आज हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि केदारनाथ में सोने की चोरी हुई है। और जिस प्रकार से अजय जी ने इस बात का जवाब किया है, खंडित किया इनके आरोपों को, इनके भ्रम को खंडित किया, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि केदारनाथ की जो जनता है, ऐसे ढकोसलेबाजों के, भ्रमित करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले लोगों के प्रभाव नहीं होगी, प्रभाव में बिल्कुल नहीं आएगी। और निश्चित रूप से आशा नौटियाल जी को केदारनाथ की जनता सुनकर भारतीय जनता। ठीक है, वक्त इतना ही है सर। मैं सबका शुक्रिया करूंगा, राजेंद्र बिज जी, आशीष नौटियाल जी, राजेंद्र बिज जी और प्रेम पंचोली जी, आप सभी का शुक्रिया महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। यानी कि एक तरफ विपक्ष के आरोप है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से उसी आरोप पर जवाब दिया जा रहा है। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी ने कहा कि 23 तारीख को जो जीतेगा उसने सच बोला, भले ही पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसने ही बोला, जो जीत कर सामने आएगा। इजाजत दीजिए।